नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। तो शुरू करते हैं। पार्टनरशिप वो होता है जहाँ पे 2 और मोर पर्सन होते हैं, अग्री करते हैं टू कैरी द लॉफुल बिजनेस विद द पर्सनल रिसोर्सेज, मतलब वो अपना पर्सनल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि फॉर अर्निंग प्रॉफिट वो बिजनेस करते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। और ये गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। तो शुरू करते हैं। पार्टनरशिप का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बोला गया है, वो है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। मतलब ये रिलेशनशिप अमंग द पर्सन होता है। कुछ पर्सन्स आते हैं कि वो बिजनेस कर सके और वो अग्री करते हैं शेयर करना प्रॉफिट। तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट डिपेंड करता है कि वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं। जिस रेशियो में वो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उसी रेशियो में वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस वो शेयर करते हैं। सपोज अगर 2 पार्टनर है, एक 60 और एक 40% कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वो उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। मान लीजिए कि अगर 3 पार्टनर्स हैं तो अगर 2 25% दिए हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट और एक 50% दिया है, तो वो उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे और इन केस अगर उनको लॉस हुआ तो वो उसी रेशियो में लॉस भी बेयर करेंगे। उसके बाद बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब कि सारे तीनों पार्टनर मिलके वो बिजनेस करेंगे और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक एक्टिव पार्टनर होगा जो कोई डे टू डे मैनेजमेंट ज़्यादा संभाल रहा है, तो वो ही सबके बिहाफ में बिजनेस कर सकता है। तो या तो सारे पार्टनर कर सकते हैं या कोई एक भी डिसीजंस वगैरह लेके वो बिजनेस को संभाल सकता है। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप का डेफिनेशन। अभी आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में। तो पहला फीचर है फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन होने के लिए पहले तो इट इज़ गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे लीगल अग्रीमेंट किया जाता है अमंग्स द पार्टनर्स, जहाँ पे वो स्पेसिफाई हो जाता है कि वो कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना शेयर करेंगे। उसके अलावा वो बिजनेस को कैसे चलाएंगे, उनको लॉफुल मैनर में उसको कैसे कंडक्ट करेंगे, उनका वहाँ काम क्या होगा, फिर वो कितना कैसे एग्जिट कर सकते हैं, सारा कुछ चीज़ इस फॉर्मेशन के तहत डिटेल्स में मेंशन रहेगा सारे पार्टनरशिप के बारे में। उसके बाद नंबर 2 है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी यहाँ पे भी अनलिमिटेड है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था। मतलब कि अगर इनका बिजनेस एसेट पूरा कम पड़ जाता है तो इनका पर्सनल एसेट सोल्ड होगा डेथ का रीपेमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी जो है जॉइंटली और इंडिविजुअली 2 तरीके से होता है। जॉइंटली मतलब सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं डेप्थ क्लियर करने के लिए, और इंडिविजुअली सारे पार्टनर इंडिविजुअल अपना शेयर डेप्थ का शेयर पे करते हैं। तो अगर जॉइंटली में अगर कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ में पैसे दे सकता है और बाद में उसी रेशियो में रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क बेयरिंग। तो रिस्क यहाँ पे बेयर का रिवॉर्ड जो होता है वो प्रॉफिट होता है। सारे पार्टनर्स को रिस्क बेयर करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं उसी हिसाब से इनका रिस्क रहता है। तो अगर इन केस में उनको लॉस होता है तो लॉस भी वो उसी हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब शेयर हो जाता है लॉस भी, और प्रॉफिट लॉस सब उसी कंट्रीब्यूटेड रेशियो के हिसाब से, जो इस हिसाब से वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किए थे उसी हिसाब से रहता है। तो प्रॉफिट भी वो उसी रेशियो में करते हैं अगर इनको रिवॉर्ड मिलता है एज अ प्रॉफिट तब। अभी 4th पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल जो होता है वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है सारे पार्टनर्स के। और ये डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल में ये लोग बिजनेस को कंट्रोल करते हैं या फिर ये लोग अपने एक्टिंग फॉर वन भी अगर रहे तो वो भी कंट्रोल करेगा, लेकिन ज़्यादातर डिसीजंस ये म्यूचुअली करते हैं ताकि सबका सहमति रहे और पार्टनरशिप अच्छे से चलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स का कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में यहाँ पे पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है अगर
डेथ हो, इंसैनिटी हो, इंसॉल्वेंसी हो या रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर हो, तो ये चारों सिचुएशन में पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर फिर पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना होगा तो बाकी बचे हुए पार्टनर्स को फिर से नया अग्रीमेंट बनाना होता है, तो फिर उसके बाद इनका कंटिन्यूटी चलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेंबरशिप। तो मेंबरशिप यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर का होता है और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स तक के मेंबरशिप हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में सारे पार्टनर्स जो हैं मिलजुल के काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये म्यूचुअल एजेंसी के हिसाब से काम करते हैं। कोई एक पार्टनर यहाँ पे नहीं रहता है, जितने पार्टनर रहते हैं वो 2 बेसिस से काम करते हैं, या तो वो एजेंट के हिसाब से काम करते हैं या प्रिंसिपल के हिसाब से काम करते हैं। अगर वो एजेंट के हिसाब से काम करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं बाकी पार्टनर्स को, और वो अपने एक्ट से, अपने डिसीजन से वो बाइंड करते हैं अदर पार्टनर। मतलब बाकी दोनों पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि ठीक है, वो जो भी डिसीजन लिया है उससे वो अग्रीड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, और जब वो प्रिंसिपल है तो वो एक्सेप्ट करता है अदर पार्टनर के एक्ट को, तो वो एक्सेप्ट करता है। तो ये 2 प्रिंसिपल और एजेंट के हिसाब से ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसीलिए इसको म्यूचुअल एजेंसी बोला गया है। धन्यवाद।